Hello everyone, today let me discuss about the seed. So you will find out that an angiosperm seed is the final product. What they have mentioned here, this is considered as the final product. Means what was the purpose of the sexual reproduction is the production of the fruit and seed. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. What is the final product? It is often described as the fertilized ovule. अब इसको बोल देते हैं क्या fertilized ovule, ठीक है. तो सीड जो बना वो ओव्यूल से पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और जो फ्रूट बनता है दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म बाय द ओवरी. ठीक है. सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट सम राइट. उसके बाद देखिए ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलेडन और कॉटिलेडन्स और एन एम्ब्रियो एक्सिस. तो ये आप थोड़ा सा अगले नेक्स्ट पेज पे डायग्राम देख लो, देन थिंग्स वुड बी क्लियर. देखो जस्ट यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स दे हैव शोन हियर. तो देखो ये दो कॉटिलेडन है. दो कॉटिलेडन का मतलब क्या हुआ? तो प्लांट क्या हो गया? मोनोकॉट या डाइकॉट? ये डाइकॉट हो गया. माइक्रोपाइल इज द माइन्यूट ओपनिंग. ठीक है. यहाँ पे देखिए एक टिपिकल जो सीड है उसमें सीड कोट ऊपर के बाहर की तरफ पोर्शन है. ठीक है ना, कवरिंग. फिर एंडोस्पर्म इज हियर. दिस इज द एंडोस्पर्म. दिस स्ट्रक्चर इज द एंडोस्पर्म. और कॉटिलेडन ये वाला पोर्शन कॉटिलेडन है, जिसको दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? आई हैव टोल्ड यू द दिस इज कॉल्ड एज द सीड लीव्स. कॉटिलेडन का दूसरा नाम क्या होता है? सीड लीव्स. ठीक है ना. तो उसके बाद देखिए दिस पोर्शन इज दिस इज कॉल्ड एज द हाइपोकॉटिल रूट एक्सिस. ठीक है. यहाँ पे देखिए फिर दिस इज द फॉर्म गोइंग टू फॉर्म द रूट टिप. शूट कैपिटल मेरिस्टेम इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम हियर. इस तरीके से यहाँ देखिए ये एंडोस्पर्म, दिस पोर्शन इज एंडोस्पर्म, रूट कैप है यहाँ पे और शूट एपिकल मेरिस्टेम. तो मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यूज में आप जानते हैं मेरिस्टेम वो पोर्शन होता है जिसमें पावर ऑफ डिवीजन होता है, मतलब डिवाइड होने की कैपेसिटी, कुवत, क्षमता, ताकत रहती है. ठीक है. यहाँ पे देखिए आप सीड कोट है, ये कॉटिलेडन है. ठीक है. जो मैंने सीड लीव्स आपको बता रखा है. ठीक है. कॉटिलेडन और सीड लीव्स. उसके बाद से जो नेक्स्ट डायग्राम है दिस इज जस्ट यू विल फाइंड आउट ये मोनोकॉट का जो सीड है. इसमें देखिए ये पेरिकार्प कवरिंग ऊपर की तरफ, फिर एंडोस्पर्म ये वाला पोर्शन एंडोस्पर्म है. ठीक है. उसके बाद से लेबलिंग नहीं कर रखी है, यू बेटर यू डू दैट, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं. एल्यूरॉन लेयर जो है ये इन्होंने अनफॉर्चुनेटली बनाया नहीं है. दिस लेयर इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ. एंड दिस लेयर इज बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन. प्रोटीन की लेयर होती है. इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो ये एल्यूरॉन जो लेयर होगी पेरिकार्प से ऊपर की तरफ, फिर एल्यूरॉन लेयर हो जाएगी, ये प्रोटीन की बनी हुई है. ठीक है. अच्छा, प्लॉइडी क्या होगा? एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होती है, एज यू नो एंडोस्पर्म जो है ये डिप्लॉयड होता है. दिस इज डिप्लॉयड. ठीक है ना. इसके बारे में कल डिस्कस किया था हमने डिटेल में. तो ये ट्रिप्लॉयड है तो ये भी ट्रिप्लॉयड होगा. ठीक है ना. ये यू कैन ट्राई. दिस इज आल्सो ट्रिप्लॉयड. एल्यूरॉन जो होगा ये भी दिस इज आल्सो गोइंग टू बी द ट्रिप्लॉयड. ठीक है. बाकी यहाँ दिस पोर्शन जैसे आपने कल पढ़ा था कि जो मोनोकॉट्स में ग्रासेस वगैरह का जो कोटिलेडन होता है वो स्कोटिलम कहलाता है. ठीक है. ये शील्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे पुराने ज़माने में फुटबॉल मैच वगैरह कोई जीतता था या कोई टीम जीतती थी उसको शील्ड मिलता था, वो इसका शेप ऑलमोस्ट इस तरह था. फिर देखिए ये पोर्शन क्या शो कर रहा है? रेडाइकल. तो रेडाइकल और इसकी कवरिंग जो है वो कोलियोराइजा हो गई, कल एक्सप्लेन किया था मैंने. एंड देन यू विल फाइंड आउट अपर पोर्शन ये प्लूम्यूल हो गया. प्लूम्यूल इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? शूट सिस्टम. और इसकी कवरिंग देखो आप बेटा ये कहलाएगी कोलियोपाइल. तो ये नीट के क्वेश्चंस हैं. ठीक है ना मेरा. और प्लूम्यूल एज यू नो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द शूट सिस्टम. दिस इज गोइंग टू फॉर्म द रूट सिस्टम. इसके बाद देखिए नीचे जो ये बी डायग्राम्स हैं ये फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल. तो इसमें हम थैलमस खाते हैं, आपको पता है थैलमस बीज. जैसे मैंने कल बताया था कि लीची में एरिलियम लोग खाते हैं. ठीक है. अब इसका देखो ये डायग्राम है. दिस इज गोइंग टू शो द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. मतलब कोई चीज़ है अगर
लाइक सपोज दिस इज द पेन, ऊपर से नीचे की तरफ अगर काट देंगे आप तो लॉन्गिट्यूडिनल होगा, ऐसे काटेंगे ट्रांसफर सेक्शन कहलाता है। लाइक दिस स्टेम या रूट को यूं काट दें आप तो ट्रांसफर सेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ काटेंगे तो दैट इज गोइंग टू द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो पहला जो डायग्राम आपको दिख रहा है दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ठीक है। एक बार बोर्ड में ये डायग्राम पूछ लिया था तो ज्यादातर बच्चों ने ये वाला डायग्राम बना दिया ट्रांसफर सेक्शन वाला। तो ये थोड़ा ख्याल रखना है आपको कि ट्रांसफर सेक्शन का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। इसमें देखिए आपके सीट्स यहाँ पे इनसाइड है और ये थैलमस है जो एडिबल पार्ट है। नेक्स्ट डायग्राम जो है ट्रांसफर सेक्शन है, दिस इज ऑफ एप्पल का ट्रांसफर सेक्शन है ये। तो इसमें देखो इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये एंडोकार्प यहाँ पे नजर आएगा, तो ये मेसोकार्प, ठीक है, और फिर सीड्स आर इनसाइड। नेक्स्ट डायग्राम देखिए स्ट्रॉबेरी में आप यकीन है इसको, थैलमस इज हियर एंड फ्रूट इसका यकीन कहलाता है। दिस इज गोइंग टू बी द डायग्राम ऑफ द स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो डायग्राम्स समझ में आ गए। अब आई थिंक व्हेन आई विल एक्सप्लेन द डिटेल्स यू विल बी वेरी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे एक टिपिकल सीड जो होगा उसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे, सीड कोट, बाहर का पोर्शन जो यहाँ पे अभी दिखाया मैंने सीड कोट पोर्शन है, सीड कोट ये वाला पोर्शन, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये पोर्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए कोटिलिडन आप जानते हैं सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। The cotyledon of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to the storage of food reserve. कल हमने इसके बारे में बात किया था कि भाई ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट। लेग्यूम्स वर्ड यहाँ लिखा, लेग्यूम्स का मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली या जिसे हम क्या बोलते हैं फैबेसी, ठीक है ना, मटर फैमिली। अब देखिए मेच्योर सीड्स में भी नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस, मतलब एल्बुमिन पहले था अब खत्म हो गया है। नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब उसमें कुछ बाकी नहीं रहता एंडोस्पर्म का, एवरीथिंग हैज बीन यूटिलाइज्ड आर कंज्यूम्ड, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये खत्म हो गया है। जैसे एग्जांपल देख लो आप, पी ग्राउंडनट, ठीक है। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, यू विल फाइंड आउट कि जो इसका अपोजिट है वो क्या कहलाएगा। ये नॉन एल्बुमिनस थे तो ये एल्बुमिनस सीड्स कहलाएंगे। दे रिटेन ए पावर, सॉरी द पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म, ये क्या करते हैं एल्बुमिनस सीड्स, दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड, ये कंप्लीटली यूज नहीं होगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आपका वीट है, मेज, बार्ली, कैस्टर, ये सारे हो जाएंगे। Next line you see occasionally in some seeds such as the black pepper and beet, ठीक है। remnants of nucellus, remnants क्या होता है, जैसे जो बचे खुचे पोर्शंस हैं, जैसे कहते हैं ना कि what is the definition of fossil, fossils are old remnants of the plants and animals, ठीक है। तो ये remnants of the nucellus are also persistent। तो ये कई दफा पूछ रखा है कि लाइक जो सम आप कह सकते हो कि लाइक स्पाइसेस हैं, ब्लैक पेपर या फिर द एग्जांपल ऑफ बीट है, इसमें क्या होगा आपको न्यूसेलस जो है वो परसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एंडोस्पर्म की जगह क्या परसिस्टेंट हो रहा है, न्यूसेलस। ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस का नाम हो जाएगा पेरिस्पर्म, ठीक है। तो दिस इज द टर्म व्हिच हैज बीन ऑफन आस्क्ड, ये कई दफा पूछ रखा है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए द इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स, यहाँ पे आगे एक टर्म पेरिस्पर्म और पेरिकार्प, इनको जरा अच्छे से समझ लो। पेरिकार्प जो होता है वो फ्रूट वॉल को बोलते हैं, वॉल ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए द इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स, ovules harden as tough protective seed coats. The micropyle remains as a small pore in the seed coat. ये small pore है, ठीक है। This facilitates the entry of oxygen. इसका काम क्या है, तो देखो एक तो entry of oxygen make sure करता है और दूसरा what in the seed during the seed germination। तो ये micropyle जो है minute pore, this is very helpful, ठीक है। Next देखें आप, as the seed matures, its water content is reduced and seeds become relatively dry, 10 to 15% moisture by mass। तो जितना भी रहेगा उसका केवल 10 to 15% जनरली जो है मॉइस्चर जो रहता है, ठीक है ना।
द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन, कम हो जाएगी, ठीक है। द एम्ब्रियो में इंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड एज डॉर्मेंसी और इट फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, एडिक्वेट मश, अच्छा फेवरेबल कंडीशन जो दे रखी हैं ये किसकी हैं, दे आर फॉर द जर्मिनेशन। तो देखो आप, एडुकेट मॉइस्चर मतलब वाटर की एबिलिटी होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर भी होना चाहिए, ठीक है, एंड देन दे आर गोइंग टू जर्मिनेट। अब इसमें आपने जूनियर क्लास में एर्थ वगैरह में पढ़ा होगा 3 बीन एक्सपेरिमेंट, याद है? तो उसमें ये तीनों चीजें जरूरी थी। जैसे एक आपने बीकर लिया हो, शायद उसमें दिखाया होगा, एक बीकर था, उसमें लाइक यू हैव जस्ट प्लेस्ड एक स्केल की हेल्प से आपने 3 प्लेसेस पे सीड को टाई कर दिया और बांध दिया, इसमें टाइट द थ्रेड्स, ठीक है, एक सीड यहाँ एक यहाँ, तो पानी इसमें भरा हुआ है सपोज, राइट? याद आ गया 3 बीन एक्सपेरिमेंट। तो जो बीच वाला सीड है वो बी वाला वो ग्रो करेगा, क्यों? इसमें पानी भी मिलेगा, इसमें आपका ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है, और जो नीचे होगा वो सड़ जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, सबसे ऊपर है उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा। याद आ गया 3 बीन एक्सपेरिमेंट, राइट? तो ये दीज आर कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन। तो ये कभी कभी इनडायरेक्ट वे में पूछ सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू द सीड्स, द ovary develops into the fruit. No doubt about this. The transformation of ovules into the seed and ovary into the fruit proceeds simultaneously. दोनों एक साथ होते हैं। The wall of ovary develops into the wall of the fruit. The wall of the fruit का नाम पेरिकार्प, और पेरिस्पर्म क्या है? जो remnants या residual part of nucellus called as पेरिस्पर्म। तो दोनों resembling terms हैं, you just go through them. Fruit may be fleshy as in guava. guava का botanical name क्या होता है? सीडियम गुआइल। ऑरेंज या मैंगो और मे बी ड्राई, तो इनके फ्रूट्स में भी फ्लैशी भी हो सकते हैं, जिसमें यू विल फाइंड आउट सम थोड़ा सा वाटर टाइप रहेगा, इसमें गुआवा ऑरेंज है या फिर मैंगो का एग्जांपल है। ड्राई एग्जांपल लाइक ग्राउंडनट मूंगफली है, या मस्टर्ड ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो बहुत से फ्रूट ने डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए मैकेनिज्म इजाद कर रखी है। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड द डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लास। किसी में देखा होगा कि वो एकदम से बर्स्ट हो जाता है, सीड्स कैस्टर वगैरह बहुत दूर तक बिखर जाती हैं, फिर वो दे आर गोइंग टू स्प्रेड एंड न्यू एरियाज एंड गोइंग टू डेवलप द न्यू प्लांट्स, राइट? तो ये डिस्पर्सल का सीनियर क्लासेस बीएससी वगैरह में तो और डिटेल में है, यहाँ पे छोटा सा बता रखा है कि भाई दिस इज हेल्पफुल फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स फॉर ग्रोइंग द प्लांट इनटू द न्यू एरियाज, ठीक है। फिर आगे एज यू नो एनसीईआरटी में क्वेश्चन डायलॉग करते हुए चल बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इज देयर एनी क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं वो, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स? तो सिंपल सी चीज है भाई, जो ओवरी था वो कन्वर्ट हो गया फ्रूट में, जो ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो गया सीड में, तो जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे उतने नंबर ऑफ सीड्स हो जाएंगे, राइट? ये कंफ्यूज करने के लिए इन एन ओवरी, तो जाहिर ओवरी में ही ओव्यूल होंगे। जैसे मटर की फली होती है, उसमें पॉट, उसमें देखो आप मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, तो उसमें अरेंज होते हैं मार्जिन पे, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स अरेंज होंगे, ओव्यूल्स जितने होंगे इसका मतलब उतने सीड बनेंगे, क्योंकि ओव्यूल स्ट्रक्चर जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द सीड, राइट? ये क्लियर है यहाँ तक? अंडरस्टूड? So next paragraph is in most plants by the the time of the fruit develops from ovary, other floral part degenerate. अब they are talking कि what happens after the post fertilization, जो fertilization हो गया तो post fertilization में क्या क्या changes you will observe. तो पहली चीज तो you will find out कि some parts are going to degenerate and fall off. However, in few species such as apple, strawberries and cashew nut, the thalamus also contributes to fruit formation, ठीक है। और क्योंकि ये फ्रूट फॉर्मेशन इन एब्सेंस ऑफ ओवरी हो रहा है, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी and are called as true fruits. Although in most of the fruits are a result, although in the most of the species the fruits are result of fertilization, तो ठीक है, it is there is no any problem in this.
there are few species in which fruit develop without fertilization. तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में बताया था कि वी टॉक अबाउट पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे वही बात है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का फॉर्मेशन है तो हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द पार्थेनोकार्पिक। और बनाना इज वन ऑफ द एग्जांपल, उसमें बनाना एग्जांपल है। बनाना का बॉटनिकल नेम होता है म्यूसा पैराडाइसिका, ठीक है। पैराडाइज एज यू नो हैव इट, fruit of the paradise maybe like this, name is interesting. Next, parthenocarpy can be induced। यहाँ पे टर्म यूज किया है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब ये है कि थोड़ा सा पुश करना, धक्का दे देना, थोड़ा सा उसको जस्ट जो कैटलिस्ट होते हैं वही काम, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। तो फर्टिलाइजेशन के बगैर अगर हुआ है तो दिस इज गोइंग टू डेवलप द सीडलेस प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ, अब इसमें सीडलेस का अभी तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं है, कुछ रेफरेंस बुक्स में आप लोग देखोगे कुछ फ्रूट्स में अगर सीड ना हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे वाटरमेलन है, अगर उसमें मान लो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से या बाय दिस डिफरेंट मेथड्स हमने ऐसा वाटरमेलन फ्रूट प्रोड्यूस किया जिसमें सीड नहीं, तो मजा आ जाए। फिर क्या है, आप फर्स्ट क्लास, आप जब जी चाहे मर्जी जूस बनाए और पिए, ठीक है ना, सीड्स का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, टू नेक्स्ट, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। अब ये सीड्स से क्या फायदे हैं ये देखते हैं हम वन बाय वन। तो फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, द सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats। अब इसको थोड़ा समझ लो आप कि जो सीड्स हैं दे आर बेटर एडेप्टेड, उनके अंदर स्ट्रेटजीज हैं, उन्होंने एक प्लान बना रखा है कि कैसे डिस्पर्सल होगा और कहाँ पे होगा, टू द न्यू हैबिटेट्स, न्यू एरियाज में या न्यू जो प्लेसेस जहाँ पे दे आर गोइंग टू डिस्पर्स एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज द अदर एरियाज। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी जहाँ पे है उससे अलग न्यू एरियाज में कैसे जाके दे आर गोइंग टू grow। As they have sufficient food reserves, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं आप उनको प्रोटेक्शन देते हैं, यू जस्ट हेल्प देम टू हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, इन द सेम मैनर लाइक सीडलिंग्स हैं छोटे, जो सीड जर्मिनेशन होता है तो जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो सीडलिंग रहेगा, ठीक है ना। तो उसको लाइक नरिशमेंट जब तक वो अंटिल दे गेट दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब वो उसमें लीव्स वगैरह प्रॉपर डेवलप ना हो जाए, until they become the self reliant for the photosynthesis, तो तब तक उनको हम सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। The hard seed coat provides the protection to young embryo, और जो बाहर का सीड का कवरिंग है वो सीड कोट कहलाता है, which is going to provide the protection, right? Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variation। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ये जो सीड बने हैं ये बेसिकली किस, दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशंस। तो इसमें ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर गोइंग टू जनरेट द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, और दो अलग अलग एज यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल, तो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू develop the new variations, or they are going to develop the new features in the new generation, am I right? यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, ठीक है, नो डाउट अबाउट दिस। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी of the mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crops in the next season, ठीक है। तो ये जरूरी है कि डिहाइड्रेशन हो जाए, सीड्स प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए तो आप स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और डार्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने दिनों का उसमें डार्मेंसी रहेगा, फ्यू मंथ्स या वन सीजन और मे बी मोर देन वन ईयर। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड? सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बगैर सीड का एग्रीकल्चर होगा?
obviously it is not possible. Are in presence of seeds which germinate straight away soon after formation and can't be stored. और क्या ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है कि जैसे आपने like you have just grown the like October November you have grown the रबी क्रॉप wheat, ट्रिटिकम एस्टिवम आपने ग्रो किया, आपने हार्वेस्ट कर लिया अप्रैल या मई के लास्ट, अप्रैल के लास्ट में, ठीक है ना, मार्च या अप्रैल के लास्ट में, और फिर फौरन आप चाहते हैं कि बिल्कुल नेक्स्ट जो जायद क्रॉप्स कहलाती हैं, जायद इज एन अरबिक वर्ड जायद विच मीन्स एडिशनल। तो अगर आप ग्रो करना चाहें कि जून या जुलाई में कि थोड़ा जो खाली टाइम रहता है खेत या जो फील्ड होती है उसमें ग्रो कर लें, तो ऐसा नहीं होगा पॉसिबल, बिकॉज दे टेक दैट सम टाइम फॉर मैच्योरेशन और यू कैन से टू कंप्लीट सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इमीडिएटली आप हार्वेस्टिंग के बाद कोई सीड ग्रो करना चाहें तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। तो सीड्स जो है अलाइव का मतलब यहाँ पे है वायबिलिटी, मतलब वो कब तक ग्रो हो सकते हैं या फिर दे आर गोइंग टू जर्मिनेट आफ्टर द डिस्पर्सल। तो दिस पीरियड अगेन वेरीज, ये पीरियड जो है हर प्लांट का अलग अलग होता है। फॉर सीरियल्स कुछ सीरियल्स का अलग टाइम है, कुछ मंथ्स के में ग्रो कर जाएंगे, फिर इट गोइंग टू वेरीज, ठीक है, इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि इट वेरीज। In a few species, the seeds lose viability within a few months. कुछ सीड्स में क्या है, कुछ ही महीनों में इनकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो। और फार्मर्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट, व्हाट दे डू, लाइक एक बकेट में पानी लिया, उसमें सीड्स को डाल दिया, अगर जो सीड ऊपर की तरफ तैर रहा है इसका मतलब वो हॉलो उसमें वो बेकार है, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू डू द यू कैन से द सोइंग, उसको नहीं करते। जो भारी रहता है वेट जिसमें रहेगा, जो नीचे बैठ जाएगा बकेट के नीचे या जो भी टब में या किसी भी लाइक द पॉट में वेसल में, तो वो वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे कौन सा सीड वायबल है और कौन सा, ठीक ठीक है ना। इसके अलावा एक केमिकल होता है, विल शेयर द नेम एट द लास्ट, तो उससे भी पता चल जाता है आजकल वायबिलिटी, ठीक है। तो बाय दैट वी कैन आल्सो नो सीड्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लाइव फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है, ज्यादातर में सेवरल ईयर्स। सम सीड्स कैन रिमेन ए लाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अब देखो कुछ तो कुछ महीनों के लिए मिस कैन दे कैन सर्वाइव फॉर फ्यू मंथ्स, सम कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स, और कुछ जो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स। अब देखो ये इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, दे आर गोइंग टू एड सम फ्यू इन्फॉर्मेशंस कि भाई कुछ सीड्स ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा दिनों तक, इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट का एग्जांपल है दैट इज ऑफ द ल्यूपाइन प्लांट होता है, ल्यूपिनस आर्किटिकस। देखो इसका बॉटनिकल नेम ल्यूपिनस आर्किटिकस, और ये कहाँ से एक्सकवेट हुआ, आर्कटिक टुंड्रा से, एंड दिस सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 years ऑफ डॉर्मेंसी। तो 10,000 साल के बाद इनको याद आया कि भाई एक जर्मिनेशन भी करना है, ठीक है, इट हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। उसके बाद देखिए फ्यू रिकॉर्ड ऑफ द 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ डेट पाम, जिसको फिनिक्स डेक्टिलोफेरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसने भी वो तो 10,000 ईयर्स के बाद ग्रो हुए। फिनिक्स डेक्टिलोफेरा जो कॉमन नेम डेट पाम है, तो दे आर गोइंग टू ग्रो आफ्टर 2000 ईयर्स, ठीक है। एंड ये जो फिनिक्स डेक्टिलोफेरा है ये कहाँ से ढूंढा गया था बेटा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में किंग हेरोड्स पैलेस से ढूंढा गया नियर द डेड सी। जॉर्डन के पास है डेड सी, यू माइट हैव सीन, गल्फ के बारे में थोड़ा आइडिया अगर आपको, ठीक है, am I right?